नमस्कार दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 1। मैथमेटिक्स 2 में आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज का टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा रिवीजन है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर 1.4 तक जितने टाइप के क्वेश्चंस किए हैं उन सबका कलेक्शन इस प्रॉब्लम सेट में देके रखा है। हालांकि ये बहुत सिंपल है, सिर्फ उसको प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, कई बार क्वेश्चन देख के लोग डरते हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम पहुंचते हैं अपने प्रॉब्लम सेट पर और वहां हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए दोस्तों, अब हम प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो देख रखा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रॉब्लम सेट का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको 4 ऑप्शंस देके रखे हैं, उसमें से एक आंसर आपको सर्च करना है। ओके, यहां क्या देके रखा है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर इट इज गिवन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एंड एबी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू बीसी अपॉन पीआर इज इक्वल टू सीए अपॉन पीक्यू। ओके, इस तरह से देके रखा है। मतलब क्या है कि उसकी साइड्स जो है वो सेम रेशियो में है। तो अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स अगर सेम रेशियो में होती है तो फिर वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, दे आर सिमिलर ट्राइंगल। लेकिन फिर कौन से सिमिलर होंगे, मतलब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कौन सा होगा करेक्ट, यहां हमको वही चेक करना है। पहले क्या देखे रखा है, पीक्यूआर हम ऐसा देखें तो पीक्यूआर, तो हम ये ऐसा जा रहे हैं, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहां भी हमको एंटी क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए। तो पीक्यूआर के साथ में यहां पर क्या देख रखा है, यहां देख रखा है CAB, तो PQR के साथ में ABC देखे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, PQR के साथ में यहां देखे रखा है सेकंड ऑप्शन जो देखे रखा है CAB, जी हाँ ये होगा CAB। देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे लेना है। PQR पे आप जा रहे हैं, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आप इस वर्टेक्स से जा रहे हैं इस वर्टेक्स तक, तो आपको इस वर्टेक्स से जाना है इस वर्टेक्स तक, दैट इज CAB। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो इसमें ट्रू होगा। यहां अगला हम चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं, CBA, तो यहां देख के रखा है, देखिए CBA और PQR देखिए दिया है CBA, हम अब ऐसा जा रहे हैं ना, CBA जा रहे हैं, तो यहां आ रहा है PRQ, लेकिन यहां नाम क्या दिया है PQR, तो इसके लिए ये भी नहीं होगा। ओके, अगला आते हैं BCA ऐसा है, देखिए BCA ऐसा है तो फिर ये भी ऐसे ही होगा, तो BCA, तो यहां आना चाहिए RPQ, लेकिन यहां PQR दिया है, तो फिर इसका आंसर जो होगा वो B होगा। B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देके रखा है, इट इज गिवन द ट्राइंगल DEF और PQR देके रखे हैं, उसमें एंगल D जो है वो Q के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल R जो है वो E के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल सिमिलरिटी से फिर वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन सिमिलर कैसे होंगे, कौन से सिमिलर होंगे, देखिए मैं अगर DEF लेता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं किस इससे होंगे, तो देखिए DEF ट्राइंगल DFE is equals to QRP is similar not equal, QRP। ओके, अब यहां साइड्स देके रखिए, देखिए एंगल दो एंगल तो आ गए, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो फिर अब उनकी साइड सेम रेशियो में होगी। तो साइड हम देखते हैं सेम रेशियो में कैसी है। ठीक है, यहां देके रखा है EFPR, EFRP, ये तो करेक्ट है, EFRP ये रेशियो बराबर है। ओके, उसके बाद देख के रखा है DF और PQ। हमें क्या पूछ रहा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये तो देखिए पहला वाला तो ट्रू हो गया। क्या देख रखा है, EF अपॉन PR, देखिए EF अपॉन PR बराबर है। उसके बाद में क्या देखे रखा है हमको, DF अपॉन PQ, तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है, तो इसको हम ट्रू लिख लें, ये है ट्रू। आगे आते हैं, यहां देख रखा है DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ आना चाहिए, यहां RQ है, देखिए यहां PQ दिया है लेकिन आना चाहिए RQ, तो ये बात जम नहीं रही है। और क्या देख रखा है, EF अपॉन RP, तो ये तो बराबर है, लेकिन ये वाली साइड, ये साइड तो बराबर है कि EF के अपॉन में RP है, लेकिन यहां पर DE के अपॉन में RQ आना चाहिए, यहां PQ है, तो ये जो सेकंड वाला है ये फॉल्स है। थर्ड वाला देखते हैं क्या है, ट्रू है फॉल्स है। DE अपॉन QR, DE अपॉन QR, देखिए ये बराबर, DE अपॉन QR बराबर है। उसके बाद DF अपॉन PQ आना चाहिए, तो DF अपॉन PQ ये ट्रू है, देखिए करेक्ट आया, ये हो गया ट्रू।
आगे आते हैं EF अपॉन आरपी, ये बराबर है EF अपॉन आरपी। ओके, उसके बाद DE अपॉन QR, तो DE अपॉन QR ये भी ट्रू है, मतलब इसमें जो था वो सेकंड वाला जो था वो फॉल्स था। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट में आंसर है, दो ट्राइंगल देके रखे ABC और DEF, मैं यहीं पर DEF बना लेता हूं, इसको इरेज कर लेता हूं, हम इसका आंसर यहीं कर लेंगे। क्या देके रखा है, हालांकि ट्राइंगल वो अलग दिखना है, वो दिखने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ आंसर देखना है क्योंकि स्टेटमेंट में आंसर दिए, वहां देके रखा, देखिए ये B जो है वो E के इक्वल देके रखा है और ये जो है C वो F के इक्वल देके रखा है, दो एंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट देके रखे। क्या बोलता है वो, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल F कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, और देके रखा है AB इज इक्वल टू 3DE। क्या देके रखा है, AB इज इक्वल टू 3DE, हालांकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ये क्वेश्चन घुमाने वाला है। कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है और उसका आपको कोई यूज करना नहीं होता। यहां देख रखा है, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू, कौन से दो स्टेटमेंट ट्रू है। अब मुझे बात बताइए, यहां पर आपको देखे रखा है, क्या देखे रखा है कि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर जो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय द एंगल सिमिलरिटी। ओके, एंगल सिमिलरिटी से अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सेम प्रोपोर्शन में होगी। एक साइड का उससे रेशियो देके रखा है, ठीक है। हमको स्टेटमेंट क्या देके रखा है, हम वो देखते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स चेक करना है हमको। पहला स्टेटमेंट है, द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, ये तो करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि वो सिमिलर है। हाँ, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे आर सिमिलर। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आया वो आया क्या कहते हैं, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, वो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आ गया फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, बी पर वो क्या देके रखा है, द ट्राइंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यस, ये ट्रू है, क्योंकि ये सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं, देखिए आपको दोनों का शेप अलग अलग दिख रहा है, छोटा है बड़ा है, बुक में भी जो है वो दो ट्राइंगल देख रहे हैं कि छोटा बड़ा देख रखा है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो हो गया वो करेक्ट है, क्या बोलता है वो, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो वो करेक्ट हो गया। थर्ड वाले पे आते हैं, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट भी है सिमिलर भी है, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया थर्ड वाला। और फोर्थ वाला क्या है, नन ऑफ द स्टेटमेंट अबोव इज ट्रू, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबोव इज ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट वो ट्रू आया है, वो था द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो जो लास्ट वाला है वो भी फॉल्स है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए लेट मी ड्रॉ टू ट्राइंगल्स और उसके बाद हम क्वेश्चन 4 और 5 करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फोर्थ है उसको करते हैं। यहां देखे रखा है ट्राइंगल एबीसी और डीएफ देखे रखा है, दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स अगर है तो दे आर सिमिलर बिकॉज देयर ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो यहां एक चीज क्लियर हो गई, सिमिलर है। यहां देखे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2। इन दोनों का एरिया का रेशियो देके रखा है 1:2, हमें एबी देके रखा है, हमें डीएफ डीई पता करना है। ओके, क्या होता है, वी नो दैट इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको वहां पर सिर्फ आंसर को टिक करना है, लेकिन आपको पता तो हो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहां लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल का जो थ्योरम था उसके हिसाब से व्हाट वी कैन राइट, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब यहां पर एबी और डी देकर रखा तो मैं लिख दूं यहां पर एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। तो ट्राइंगल एबीसी और डीएफ का रेशियो क्या है, दैट इज 1:2, और ये एबी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर हो गया, ये आ गया डीई स्क्वायर, तो डीई स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और ये हो जाएगा 2 × 4 स्क्वायर हो गया 16, तो डीई क्या आ जाएगा, डीई आ जाएगा √2 × 16, मतलब क्या होगा 16 बाहर आ जाएगा, वो होगा 4 और √2 ऐसा कैसे, तो इसकी वैल्यू है 4√2। 4√2 आंसर कौन सा देके रखा है, डी देके रखा है, तो 4√2 उसका आंसर हुआ। ओके, बाकी तो सब उस आंसर नहीं है। आइए इसमें जो फिफ्थ वाला है वो करते हैं। यहां देके रखा है XY पैरेलल टू BC, अगर XY BC के पैरेलल हुआ
तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और पूरा ट्राइंगल है, दे विल बी सिमिलर। और अगर वो सिमिलर होगी तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। ओके, तो हमें यही साइड्स का रेशियो देके रखा है, हमको वो देखना है कि कौन सी साइड्स का रेशियो करेक्ट है। पहला देके रखा है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। देखिए भाई, हम क्या करते थे कि एक साइड का एक ट्राइंगल के साइड के अपॉन में दूसरे ट्राइंगल की साइड लेते थे, लेकिन यहाँ क्या देके रखा है, ए बी के अपॉन में ए सी देके रखा है, ए एक्स के अपॉन में ए वाई देके रखा है। तो हम थोड़ा अगर इसको चेंज कर ले, अगर मैं इसको रीराइट करूं, फिर से लिखूं, तो फिर से क्या लिख सकता हूं, मैं ए बी लिख के अपॉन में मैं ए एक्स को लिख देता हूं यहां पर, और ए सी को मैं इधर लिख देता हूं, ए सी के अपॉन में ए वाई हो जाएगा। अब चेक कीजिए, ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई। तो यस, इट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो यहां पर ट्रू लिख लीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, इनकी जगह रिप्लेस करके चेक किया। आगे देखे रखा है ए एक्स अपॉन एक्स बी और ए वाई अपॉन ए सी। देखिए, ए एक्स अपॉन एक्स बी लिखा था तो ए वाई अपॉन वाई सी आना चाहिए था, यहां पर ए वाई अपॉन ए सी आया है, तो ये हो गया फॉल्स। आगे आते हैं ए एक्स अपॉन वाई सी, ए एक्स अपॉन वाई सी और ए वाई अपॉन एक्स बी। ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसके अपॉन में ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके अपॉन में या तो ये आएगा या फिर ये पूरा आएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी होगा फॉल्स। अगला वाला आते हैं डी वाला, क्या देख रखा है, ए बी अपॉन वाई सी, ए बी अपॉन वाई सी और ए सी अपॉन एक्स बी। ये भी नहीं होगा। ओके, ए बी के अपॉन में वाई सी है और ए सी के अपॉन में एक्स बी है, तो ये भी है फॉल्स। ओके, तो यहां पर लिख दीजिए फॉल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन 1 जो सेलेक्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 देके रखा है कि इन ट्राइंगल एबीसी बी डी सी दे आर कोलिनियर। ओके, और क्या देके रखा हमको, हमें देके रखा है दैट बीडी जो है वो 7 है। ओके, और बीसी जो है वो 20 है। ये बीसी जो है वो कितना है, वो 20 है। ओके, मैं थोड़ा उसको तरीके से लिख लूं। बीसी हमें देके रखा है दैट इज 20। ठीक है, देखिए बीडी है 7, बीसी है 20, हमारे पास डीसी नहीं है, हमें डीसी निकालना है। क्या बोलते हैं वो, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। हमें इन फॉलोइंग, ये जो 1 2 3 है, इनके तीनों के रेशियो निकालना है, तीन ट्राइंगल्स के एरिया के रेशियोज निकालना है। ओके, 3 अलग अलग पेयर देके रखे हैं। अब देखिए, अगर सबसे पहली बात, हम यहां कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एबीडी मतलब ये ट्राइंगल, एडीसी मतलब ये वाला ट्राइंगल। देखिए, दोनों ट्राइंगल जो है इनकी हाइट सेम आएगी, क्योंकि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, एक परपेंडिकुलर हम बना लेते हैं, वो बुक में नहीं दिया है, ये हमको एक्स्ट्रा करना है। मैं इसका नाम ई दे देता हूं। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन बता देते हैं इसको, क्योंकि आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए हमें यहां पर क्या क्या लगने वाला है। हम अगर ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमें ये बेस लगेगा, ये ट्राइंगल अगर ले रहे हैं तो ये बेस लगेगा। लेकिन यहां देखिए हाइट दोनों की एक ही है, दे आर द ट्राइंगल हुज हाइट इज सेम। ओके, तो यहां अब सबसे पहले हमारे पास एक का बेस है, दूसरा का बेस है क्या, नहीं है। ओके, हम एक काम करते हैं, सीडी निकाल लेते हैं। यहां लिखिए सीडी इज इक्वल टू बीसी माइनस, सीडी निकालना तो बीसी में से बीडी को माइनस कर लीजिए। ठीक है, बीसी कितना है, बीसी 20 है, 20 में से बीडी को 7 को माइनस कर लिया तो ये आ गया 13। सीडी कितना हो गया, 13 हो गया। पहला वाला जो रेशियो देके रखा है वो हम निकालते हैं। यहां देके रखा है एरिया ऑफ ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ए डी सी ये वाला ट्राइंगल। ओके, यहां लिखिए, ये हमको निकालना है। ठीक है, यहां लिखिए ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एडीसी हैव सेम हाइट। उनकी हाइट क्या है, सेम हाइट, दैट इज क्या है वो हाइट, एई। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन से करके रखा है। आप चाहे तो एक लाइन कंस्ट्रक्शन की डाल लीजिए कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, तो यहां लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू B1 अपॉन B2।
मतलब इसका जो बेस होगा वो B1 और इसका जो बेस होगा वो B2। मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया B1 मतलब BD के अपॉन CD के, इसका बेस CD है, ठीक है। BD की वैल्यू कितनी है 7 और CD की वैल्यू कितनी है 13। तो आंसर क्या आएगा यहां लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू 7 अपॉन 13। बस इतना इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि आपको यहां पर स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। यहां आपको स्टेटमेंट लिखना है जो मैंने बताया आपको, ओके। उसके बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, स्टेटमेंट लिखते चलिए, ठीक। आगे देके रखा है ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, और ABC मतलब ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल हमको लेना है, ये ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल लेना है। यहां भी वही चीज हम लिखेंगे, दैट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC हैव सेम हाइट। अगर इनकी हाइट सेम है तो हमको यहां स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या आएगा, हालांकि वो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, वो स्टेटमेंट आएगा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है। तो यहां पर भी आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका बेस ABD का बेस क्या है BD है, और ABC का बेस क्या है BC है, ओके। तो लिखिए यहां पर इसका बेस BD और इसका बेस क्या है DC, सॉरी इसका बेस है BC, ठीक। यहां लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7, और BC की पूरा कितना है, ये 20। तो ये इस तरह से हो गया। अगला वाला थर्ड करते हैं। इसमें थर्ड भी वैसा ही है, ये हमको निकालना है। ये लिखिए थर्ड में कौन से ट्राइंगल देके रखे, ADC ये वाला ट्राइंगल है और ABC पूरा वाला ट्राइंगल है, ओके। लिखिए यहां भी क्या होगा, ये और पूरे का हाइट सेम ही आने वाला है। तो यहां लिखिए ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC हैव सेम हाइट, इनकी हाइट सेम है। सो दैट यहां फिर हमको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है जो मैंने बताया, क्या द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ओके। तो यहां लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। फिर से लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आ गया, B1 मतलब ADC का बेस है CD और ABC का बेस है BC। CD की वैल्यू कितनी है भाई, CD हमने निकाला था 13 और BC की वैल्यू कितनी है, दैट इज 20। बस इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए अब इसमें थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देके रखा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज 2:3। मतलब दो ट्राइंगल देके रखे हैं, उनकी हाइट इक्वल है और उनका रेशियो देके रखा है दैट इज 2:3। मतलब मैं यहां पर एक काम करता हूं, अभी इसके पहले अभी हमने जो ट्राइंगल बनाया बिल्कुल उस तरह का एक ट्राइंगल हम बना लें। यहां पर मैं हाइट एक बना लूं और ये दो ट्राइंगल की हम बात करें। सपोज हमारे पास में ट्राइंगल ABC और ABD है। ये देखिए दोनों की हाइट एक ही है, दोनों में जो हाइट आने वाली है वो एक ही आने वाली है। अब क्या बोलता है वो, द बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 6। जो बेस है वो स्मॉलर ट्राइंगल का 6 है, ओके। हालांकि आपने ट्राइंगल नहीं भी बनाया तो भी चलता है, ओके। यहां हम लिख लें ट्राइंगल, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 हैव सेम हाइट्स, इनकी हाइट्स सेम है। तो क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब देखिए इसमें जो रेशियो है ट्राइंगल 1 और 2 का रेशियो जो है वो 2:3 है। दोनों में छोटा कौन है? 2 है। मतलब इसका बेस ट्राइंगल 1 का बेस जो होगा वो छोटा आएगा। मतलब B1 हमें जो देके रखा है बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, ये जो है ये B1 है। B1 कितना है? 6 है। ओके, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AB 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 जो है वो कितना है? वो 2:3 है। तो यहाँ 2/3 लिख लीजिए। ठीक है, B1 6 लिख लीजिए। हमें B2 निकालना है। वी हैव टू फाइंड द बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू B2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा? ये B2 हो जाएगा 6 3 18/2। तो B2 आ जाएगा 9। देखिए कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने की जरूरत है, कुछ में नहीं है। आप इसको डायग्राम करके करना चाहें तो भी चलेगा, आप उसको बिना डायग्राम के करते हैं और इस तरह से लिखते हैं तो भी चलता है। ओके, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में ही वहां आपके हिसाब से आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। स्टेटमेंट में डायग्राम नहीं दिया है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अगर बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ओके, अगर आप डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं तो ज्यादा बेटर है। ओके, सपोज करके कर सकते हैं हम। ठीक है, हालांकि मैंने डायरेक्टली बताया है। ओके, सारी चीजें आपको क्लियर रहे कि सर आप तो ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं। आप वैसा भी करेंगे तो भी चलेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। यहां हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। वहां देखे रखा है इन फिगर एबीसी और डीसीबी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। AB देके रखा है 6, AB की हाइट देके रखी है 6, DC देके रखा है 8। हमें ABC मतलब ये ट्राइंगल और DCB ये ट्राइंगल, इसका हमको एरिया का रेशियो निकालना है। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों में BC कॉमन है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स के बेस सेम है। ठीक है, लिखिए यहां सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे आप? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB हैव सेम बेसिस। क्या होगा? अगर सेम बेसिस है तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB विल बी इक्वल टू the ratio of the areas of the two triangles having same basis is equal to the ratio of their corresponding heights। तो यहां H1 अपॉन H2 लिख दो। ABC के लिए H1 क्या है भाई? AB है, मतलब यहां लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू AB अपॉन DC। देखिए AB अपॉन DC, AB की वैल्यू कितनी है? 6 है। DC की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो कितना हो गया? 3/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसको करना है। नीचे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB। इस तरह से इसको करना है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहां देके रखा है एक ही ट्राइंगल है, इस तरह का फिगर देके रखा है और साथ में दिया है इन फिगर PM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, PM, ये PM देके रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, साथ में क्या देके रखा है? ट्राइंगल PQS, इस ट्राइंगल का एरिया दिया है दैट इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ट्राइंगल QRS, इस ट्राइंगल का QRS का एरिया देके रखा है दैट इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड NR, हमें NR पता करना है। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये दोनों ट्राइंगल PQS और QRS दे आर ऑन द सेम बेस दैट इज QS, एक ही बेस के ऊपर है। तो इसके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो यहां लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS is upon area of triangle QRS is equal to that is H1 upon H2। ओके, यहां आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या होगा स्टेटमेंट?
द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, एरिया ऑफ पीक्यूएस और एरिया ऑफ क्यूआरएस, एरिया ऑफ पीक्यूएस और ये दोनों क्यूआरएस, इन दोनों की वैल्यूज हम यहां से पुट कर दें। यहां आएगा 100, ये आएगा 110, हाइट 1 दैट इज पीएम और हाइट 2 दैट इज एनआर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 10/11 इज इक्वल टू पीएम की वैल्यू हमें कितनी देके रखी है, दैट इज 10, ओके, अपॉन एनआर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 एनआर इज इक्वल टू 11 इंटू 10, 10 कैंसिल, तो एनआर की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर। बस इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। ओके, आइए अब 6 क्वेश्चन करते हैं। यहां हमें देके रखा है ट्राइंगल एमएनटी और क्यूआरएस, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल मैंने यहां ड्रॉ करके रखे हैं, हालांकि इस तरह का डायग्राम हमारी बुक में दिया नहीं है, बट मैंने इसको ड्रॉ कर लिया और साथ में दिया है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टी ऑन एमएन इज 5। एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया है टी से वो 5 है और जो एस से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया दैट इज 9। ओके, स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार। लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी इज 5 एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम एस इज 9। टी से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया दैट इज 5 एंड एस से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया दैट इज 9। ओके, हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया, जो ये दोनों का रेशियो निकालना है, एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस, इन दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना है। ओके, यहां लिखिए, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, जो गिवन है वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल का जो थ्योरम था, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपको पता होगा मैंने ये बताया था आपको that the ratio of the areas of the two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो उनकी corresponding sides के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल वो होता है। लेकिन मैंने उस समय आपको ये भी बताया था कि उसके एल्टीट्यूड जो होंगे, उसकी जो हाइट्स होगी, मींस द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो उस तरह से हम अगर वो थ्योरम हम यहां लगाए, ओके, यहां पहले लिखिए सॉल्यूशन में, ट्राइंगल एम एंड टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूआरएस। ओके, फिर आपको यहां पर वो स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एंड टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इज इक्वल टू h1 स्क्वायर अपॉन h2 स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, तो इसे तो हम एज इट इज रिपीट कर लें, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एंड टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस और हाइट 1 दैट इज TA स्क्वायर और ये हाइट 2 स्क्वायर मतलब SB स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, TA है 5 तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा और SB है 9 तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, तो ये आएगा 25/81। ओके, या उसको आप लिख सकते हैं 25/81 लिखिए, रेशियो में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब 7th क्वेश्चन करते हैं। यहां पर इस तरह का फिगर देके रखा है ट्राइंगल का और बता के रखा है इन फिगर ADC और एंड BEC ये एक ही लाइन के ऊपर है, दे आर कोलिनियर। सेगमेंट DE इज पैरेलल टू देके रखा है, DE पैरेलल टू AB देके रखा है, ये सेकंड कंडीशन। उसके बाद में साइड्स देके रखी है, AD है 5, DC है 3, BE है X और BC देके रखा है 6.4। ये देखिए पूरा 6.4 है, ये X है तो ये 6.4 माइनस X होगा। ये ऑलरेडी हमको फिगर में उन्होंने देके रखा है। ठीक है, यहां लिखिए हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड BE, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, मतलब हमको X की वैल्यू निकालना है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहां लिखिए इन ट्राइंगल ABC what DE is parallel to AB। अगर ये इसके पैरेलल होगा तो फिर बाय BPD फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हम लिख सकते हैं CD अपॉन DE
डीए, सी डी अपॉन डीए इज इक्वल टू सीई अपॉन ईबी। ठीक है, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखा हमने। इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 6.4 माइनस एक्स और इसकी वैल्यू है एक्स। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x, ये 5 इधर आ जाएगा, 6.4 में मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स। ओके, 3x तो एज इट इज रहेगा, 5 इंटू 6.4 हो गया तो ये हो जाएगा 32। ओके, माइनस ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब कीजिए 5x को आप इधर लेके आइए, 3x ये हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 32, 8x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो x आ जाएगा 4, अगर ये 4 आ गया तो फिर ये 6.4 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 2.4 आ जाएगा। इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। यहां देखे रखा है पीए क्यूबी आरसी एंड एसडी दे आर परपेंडिकुलर ऑन एडी, मतलब एक ही लाइन के ऊपर ये सारे के सारे परपेंडिकुलर है। पीए परपेंडिकुलर ऑन एडी, उसके बाद देखे रखा है क्यूबी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन एडी, उसके बाद आरसी देके रखा है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन एडी, और एसडी दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन एडी। ओके, ये सब के सब किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एडी के ऊपर। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन देन दोज लाइन्स आर पैरेलल। ओके, इफ two lines are perpendicular on same lines then they are parallel। इसका मतलब क्या होगा, ये सारी की सारी पैरेलल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर इसको ट्रांसवर्सल ले तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे, ऐसा भी। लेकिन आप ये लाइन भी लिख के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखिए पीए परपेंडिकुलर पैरेलल क्यूबी पैरेलल आरसी पैरेलल एसडी, ये सारी की सारी एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगी। ओके, अब हम अगर ये सारी की सारी पैरेलल है, ओके, तो फिर द ट्रांसवर्सल मेड बाय देम दे आर इक्वल, हमने थ्योरम किया था। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास में ये पूरा है और ये छोटे छोटे पार्ट देके रखे, तो हम क्या करते हैं, अभी ए बी अपॉन बी डी लेते हैं और पी क्यू अपॉन क्यू एस लेते हैं। अब हमें पी क्यू पता नहीं है लेकिन हमें पूरा पता है। हम एक काम करते हैं, अगर पी क्यू को हम एक्स सपोज करें, यहां लिखिए सपोज पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। हम पी क्यू को एक्स सपोज करते हैं। अगर इसको एक्स सपोज किया, अब ये पूरा 280 है, तो एस क्यू क्या होगा, एस क्यू क्या होगा, एस क्यू मतलब क्या, पीएस में से आपको पी क्यू माइनस करना है, पीएस माइनस पी क्यू करना है, मतलब एस क्यू क्या आ जाएगा, पीएस है 280 और पी क्यू हमने एक्स सपोज किया है, तो ये पूरा का पूरा होगा 280 माइनस एक्स। ओके, सो यहां लिखो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस। ए बी कितना है 60, बी डी कितना होगा, बी डी होगा 70 प्लस 80। ओके, लिखता हूं मैं, बी डी को डायरेक्ट 70 प्लस 80 मत लिखो, इसे बीसी प्लस सी डी लिखो, बी डी को बीसी प्लस सी डी। ठीक है, यहां पर एक्स और क्यूएस कितना निकाला हमने, दैट इज 280 माइनस एक्स। अभी अगली स्टेप में 280 माइनस एक्स। अभी अगली स्टेप में क्या करो, ये बीसी और सीडी की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 60, बीसी और सीडी 70 और 80, 70 प्लस 80 इज इक्वल टू
x अपॉन 280 माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं जरा, 60 और 150 आ गया, ये x 280 माइनस एक्स आ गया, कैंसिल, ये 2 अपॉन 5 आ गया, ये x अपॉन 280 माइनस एक्स आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 280 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 280 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x, क्या हो गया 280 इंटू 2, ये हो जाएगा 560, ये माइनस 2 उधर चले जाएगा तो 5x प्लस 2x हो जाएगा, 5 और 2 7x हो गया, तो 7x किसके इक्वल आ गया 560 के इक्वल आ गया। तो क्या होगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 560 अपॉन 7, तो ये x आ गया 80, अब ये आ गया 80। ठीक है, अब आप इसको y सपोज कर लो और इसको z सपोज कर लो। ठीक है, अब जैसा हमने इसको सॉल्व किया, जैसा हमने इसको यहां पर सॉल्व किया है बिल्कुल वैसा ही अब हम किसको लेंगे, हम अब ये वाला पार्ट लेंगे। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, x की वैल्यू हमको निकल गई, x की वैल्यू निकल गई मतलब हमने PQ निकाल लिया, PQ हमें आ गया, मिल गया 80। ओके, यहां लिखिए सिमिलरली फ्रॉम द प्रॉपर्टी of parallel lines and their transversal। अब लिखिए AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, 60 अपॉन 70 इज इक्वल टू 80 अपॉन Y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 60y इज इक्वल टू 80 इंटू 70। ठीक है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 80 इंटू 70 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 8 7 जा 56 अपॉन 6, क्या आएगा ये आएगा 280 अपॉन 3, y आ गया 280 अपॉन 3, मतलब QR कितना आ गया 280 अपॉन 3। अब देखिए हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है, ये हमने ये भी निकाल लिया, अब क्या बचता है, सिर्फ ये वाला पार्ट बचता है। ओके, दैट इज RS। तो अब आप इन दोनों का पेयर ले लो, सिमिलरली ओके फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, क्या होगा, अब हमको ये निकालना है, तो BC अपॉन CD ले लो इज इक्वल टू QR अपॉन RS ले लो, QR अपॉन RS ले लो। RS को मैंने Z सपोज करके रखा है, ओके, आप नहीं भी सपोज करेंगे तो भी चलेगा। BC अपॉन CD 70 अपॉन 80, QR कितना है, QR है 280 अपॉन 3, मैं भी QR ही लिखता हूं, QR अपॉन RS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें RS की वैल्यू निकालनी है, तो RS आप इधर भेज दो, इज इक्वल टू QR इंटू 80 अपॉन 70। ठीक है, QR की वैल्यू कितनी है 280 अपॉन 3, 280 अपॉन 3 इंटू 80 अपॉन 70, 74 जा 280। ओके, ये कितना हो गया 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 अपॉन 3, 320 अपॉन 3। तो बस इस तरह से इसको करना था। देखिए बहुत सिंपल है, क्या किया हमने यहां पर ये बता के रखा है परपेंडिकुलर है, तो मैंने तो यहां डायरेक्ट ये लिख दिया कि टू लाइन्स आर पैरेलल ऑन द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल। ओके, दे परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल। ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री, so then they are corresponding angle, and from the property of the parallel line we can write these two lines are parallel, फिर उन दोनों पे लगाते हैं, फिर इन दोनों पे लगाते हैं। तो हमने एक बार में ये लिख दिया इसको डायरेक्ट ऐसा,
दैट इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन देन दोज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये सारी की सारी एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर थी, तो हमने सबको पैरेलल बता दिए। फिर हमने क्या किया, ये इसके अपॉन में बीडी लिया और इसके अपॉन में क्यूएस लिया। देखिए पहली कंडीशन, ए बी अपॉन बीडी लिया था और इसके अपॉन में ये लिया था। हमने पीक्यू हमारे पास पता नहीं था, तो पीक्यू का हमने एक्स सपोज किया और इसको हमने 280 माइनस एक्स सपोज कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये टोटल 280 था। अगर आप इन दोनों को प्लस करते तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 280 आएगा। इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है। 3 पार्ट में ये है। पीक्यू निकालने के लिए यहां से स्टार्ट किया हमने, फिर उसके बाद में आरक्यू निकालने के लिए यहां से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद में अगला वाला दैट इज आरएस निकालने के लिए हमने यहां से स्टार्ट किया। तो 3 पार्ट में इसको किया है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। एक थ्योरम देके रखा है और वो पूरा का पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। मैंने बिल्कुल उस तरह से उसको लिख के रखा है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्या देके रखा है, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में PM मीडियन देके रखी है। PM अगर मीडियन है तो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द फिगर कि MR MQ और MR ये इक्वल है। ओके, आगे क्या देके रखा है, दैट बाइसेक्टर ऑफ PMQ इज MX एंड बाइसेक्टर ऑफ PMR इज MY। मतलब क्या है कि PMQ का बाइसेक्टर PQ को X पर और PMR का बाइसेक्टर PR को Y पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, मतलब ऑलरेडी फिगर जो देके रखा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ये है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दैट XY जो है ये पैरेलल है इसके। देखिए एंगल बाइसेक्टर देके रखे तो डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज यहां पर हुआ है। यहां देके रखा है कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स है उसको फिलअप करना है। ओके, जो बॉक्स है उनको हमको फिल करना है, फिलिंग द बॉक्सेस कर लीजिए। अब देखिए यहां देके रखा इन ट्राइंगल PMQ, ये वाली यहां पर कंडीशन PMQ में क्या देके रखा है, रे MX इज बाइसेक्टर ऑफ PMQ। PMQ में MX जो है ये बाइसेक्टर है। तो क्या हम ऐसा लिखें, दैट इज MP अपॉन MQ। लिखिए यहां पर MP अपॉन MQ, MP अपॉन MQ इज इक्वल टू PX अपॉन XQ, PX अपॉन XQ। ये आ गई इक्वेशन 1 बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगली कंडीशन, अगला एंगल क्या देख रहा है, इन ट्राइंगल PMR। अब इस ट्राइंगल की हम बात करें, यहां MY देके रखा है एंगल बाइसेक्टर। रे MY इज बाइसेक्टर ऑफ PMR, PMR का बाइसेक्टर MY है। तो अगर ये MY है तो फिर अब क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे MP अपॉन MR। लिखिए MP अपॉन MR, MP अपॉन MR इज इक्वल टू PY अपॉन YR, PY अपॉन YR। ओके, अब देखिए दो यहां पर हमको इक्वेशंस मिल गई। अगर आप इन दोनों को देखें, दोनों जगह MP है। ओके, यहां नीचे MQ है, यहां MR है। MQ और MR ये दोनों तो इक्वल है, तो फिर 1 और 2 से, अभी ये देखिए 1 और 2 को हम डायरेक्टली ऐसा लिख दें कि यहां पर MP अपॉन MQ एंड MP अपॉन MR ये इक्वल है, क्योंकि बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। M जो है वो QR का मिड पॉइंट है। ओके, तो ये इसको इक्वेशन आप चाहे तो 3 दे दे, वैसे उसने कोई इक्वेशन दी नहीं है। अब क्या होगा कि मैंने क्या बताया आपको, ये दोनों इक्वल है, MQ अपॉन MR ये इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हमने इन दोनों को इक्वल लिख लिया। देखिए PX अपॉन XQ और PY अपॉन YR। अब देखिए PX अपॉन XQ, PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPD हम लिख सकते हैं कि XY जो है वो QR के पैरेलल है। ये क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह का था, बहुत सिंपल था। इस तरह से इसको करना है। जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको आप लिख लीजिए, कोई ज्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है। 2 यहाँ पर जो ऊपर के 4 बॉक्सेस इसमें भरना है, बाकी सब तो ऐसा कैसे प्रिंट था। ओके, तो अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यहां देके रखा है इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट पॉइंट X एंड आगे देके रखा है लाइन AX इंटरसेक्ट्स साइड BC, AX इंटरसेक्ट साइड BC एट Y। ओके, फिर आगे हमें देके रखा है कि AB जो है वो 5 है, AB 5 देके रखा है, AC 4 देके रखा है और BC हमें 6 देके रखा है। थोड़ा डायग्राम मुझसे थोड़ा अलग बना है। ओके, बट यू
सी द डायग्राम ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। यहां देखिए हमें निकालना है ax अपॉन xy। अब देखिए अगर मैं इस एंगल बाइसेक्टर की बात करूं तो क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा AB अपॉन BY इज इक्वल टू ax अपॉन xy के इक्वल। ओके, एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। फिर इस एंगल बाइसेक्टर को लेंगे तो ये AC अपॉन CY इज इक्वल टू अगेन ax अपॉन xy के इक्वल आ जाएगा। फिर बाद में ये ax अपॉन xy दोनों के इक्वल आएगा, तो हमको किसी एक से वो वैल्यू निकाल लेना होगी। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। ओके, यहां लिखिए सॉल्यूशन। ओके, यहां लिखिए एंगल इन ट्राइंगल एबीसी BX is bisector of angle ABC। तो अगर उसका बाइसेक्टर है तो हम एंगल बाइसेक्टर से लिख दें दैट AB अपॉन BY इज इक्वल टू AX अपॉन XY। इक्वेशन 1 फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगला सिमिलरली CX is bisector of angle ACB। फिर से वही होगा, अब ये अगेन ये बाइसेक्टर है तो AC अपॉन CY लिखिए यहां पर AC अपॉन CY इज इक्वल टू AX अपॉन XY। देखिए AC अपॉन CY इज इक्वल टू AX अपॉन XY, वही आ गया इक्वेशन 2। तो अब क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखिए AX अपॉन XY इसके भी इक्वल है, AX अपॉन XY इसके भी इक्वल है, तो फिर क्या होगा ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा AB अपॉन BY इज इक्वल टू AC अपॉन CY। ओके, अब देखिए हमारे पास ये पूरा BC 6 है, ये पूरा 6 है। देखिए AB है 5, AC है 4 और ये पूरा 6 है। अगर ये पूरा 6 हुआ तो मैं अगर इसे x सपोज कर लूं तो ये 6 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसे x सपोज करूं तो ये 6 माइनस एक्स होगा। आगे आते हैं, यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB कितना है, मैं फिर से लिख लेता हूं यहां पर AB अपॉन BY इज इक्वल टू AC अपॉन CY। AB कितना है भाई, ये 5 है, ये अपॉन में x है। ठीक है, और AC कितना है, ये 4 है, और CY कितना है 6 माइनस एक्स है। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। क्या आया, 5 6 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 4x। तो क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 4x प्लस 5x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 9x इक्वल आएगा किसके, 30 के, मतलब x इज इक्वल टू 30 अपॉन 9 मीन्स 10 अपॉन 3। अब हमें मिल गई x की वैल्यू, हमें तो निकालना है ax अपॉन xy हमें निकालना है, ये सिर्फ हमें x की वैल्यू मिली है। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को लिख लेते हैं। हम पहली वाली इक्वेशन ही लिख लेते हैं, दैट इज ax अपॉन xy। या लिखिए फ्रॉम 1 ax अपॉन xy इज इक्वल टू AB अपॉन BY। AB अपॉन BY। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है, AB है 5, BY कितना है, BY है x। ठीक है, 5, इसकी वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 3 है। 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, ये 3 चले जाएगा ऊपर, तो ax अपॉन xy किसके इक्वल आ जाएगा, 3 अपॉन 2 के। बस इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन देख के रखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है एंड AD इज पैरेलल टू BC
साथ में देके रखा है डायगोनल बीडी एंड एसी इंटरसेक्ट एट पी। अब मुझे बताइए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो गई एक पेयर तो ट्रेपेजियम बन गया। मैंने ट्रेपेजियम के जो 2-3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए थे उसमें क्या बताया था कि आप जो पैरेलल साइड वाले ये जो 2 ट्राइंगल होते हैं आप उनको सिमिलर बता सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो बनेगा जेड यहाँ पर ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये इस तरह का जेड बनाएगा अल्टरनेट एंगल, ये इस तरह का जेड बनाएगा अल्टरनेट एंगल। तो आप एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट से आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिख लेंगे कि एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू डीपी अपॉन पीबी, और वही तो ये है, सिर्फ इन दोनों को रिप्लेस करना, यू विल गेट द आंसर। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। जो हमने पिछले इसमें किया है वही हमें करना है। ओके, यहां लिखिए गिवन तो आप लिख लेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, हमें ये प्रूव करना है, वो भी आप लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट करता हूं प्रूफ, ठीक है, मैं करता हूं प्रूफ। यहां लिखिए इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल सीपीबी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में एपीडी और सीपीबी में क्या होगा, हम एक पेयर ये इक्वल ले लें, एंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीसीबी, एंगल पीसीबी, इसे इक्वेशन 1 दीजिए। ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल लिखिए यहां पर रीजन, दे आर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल एसी, और क्या है, एडी और बीसी आपस में पैरेलल है, एडी और बीसी आपस में पैरेलल है। अब जैसे हमने एक एंगल ये बता दिया उसी तरह से दूसरा एंगल ये वाला हम बता देते हैं, एडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीबीसी। ये भी क्या है, इसको नंबर 2 दे दीजिए। ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल बीडी, और यहां भी वही लिखेंगे आपकी एडी पैरेलल टू बीसी। अब एंगल से क्या हो गया, लिखिए फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ट्राइंगल एपीडी सिमिलर टू ट्राइंगल सीपीबी, एपीडी सीपीबी के सिमिलर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहां लिख दें हम ऐसा कि दैट एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू डीपी अपॉन पीबी, या डीपी को डीपी ने लिखे पीडी लिखे क्योंकि वहां हमको पीडी देके रखा है, पीडी अपॉन बीपी। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, एपी अपॉन पीसी हमें मिला है और इस साइड पीसी अपॉन, ये देखिए इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, मतलब पीडी को यहां लाइए, इसको यहां लेके आइए, तो ये क्या होगा, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन बीपी, ठीक है, और यहां सिमिलर हो गए। देखिए अब चेक कीजिए, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन बीपी आ गया। बिल्कुल मैंने क्या कहा आपको कि जब भी आपके सामने ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आता है आपको इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर बता देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों के मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक ही चीज आपके सामने है। ओके, अगर लिखना चाहे तो टेक द स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन 12 करते हैं। यहां देके रखा है इन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू एसी, एक्स वाई जो है वो एसी के पैरेलल है, और साथ में देके रखा है 2ax इज इक्वल टू 3bx, 2ax इज इक्वल टू 3bx। ओके, आगे देके रखा है एक्स वाई जो है वो 9 है, मैं एक्स वाई को यहां पर 9 लिख लेता हूं। ओके, क्या बोलता है, फाइंड एसी बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में देके रखा है पूरा। अब देखिए हमें जो देके रखा है दैट इज 2ax इज इक्वल टू 3bx, मैंने यहां लिख लिया। ओके, अब यहां दिया ax के अपॉन में bx दिया, मतलब इसको अगर मैं इसके अपॉन में लाऊं तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां 3 रहेगा और यहां 2 रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बाय कंपोनेंट लिखा, मतलब ax में ये अपॉन का ऊपर प्लस हो गया, देखिए bx ऊपर प्लस हो गया यहां पर, तो यहां पर 2 भी ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा
5/2। तो ए बी अपॉन बी एक्स कितना आ गया 5/2। उसके बाद यहां दिया है ट्राइंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी वाई एक्स। बी सी ए इज सिमिलर टू बी वाई एक्स। कैसे होगा देखिए, मैंने यहां पर पहले ही लगा के रखा है कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो फिर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये सिमिलर आ गए बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से, तो फिर क्या होगा, हम ऐसा लिख लें, वहां मैं ये लाइन लिख नहीं पाया, दैट इज ए बी अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई। देखिए ए बी अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई। ये मैंने ए सी अपॉन एक्स वाई क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास ये एक साइड है और इन दोनों का रेशियो भी मेरे पास में है, इसके लिए मैंने ये लिखा है। ओके, तो यहां पर इसने देखिए प्रिंट टेक्स्ट बुक में इस ए बी को यहां पर बी ए लिख दिया है। ओके, ए बी लिखे है बी ए लिखे, बात एक ही है। ओके, यहां देखिए ए बी अपॉन बी एक्स कितना है 5/2 है, तो मैं 5/2 यहां पुट कर देता हूं। क्या होगा ये 9 इधर आ जाएगा, 5 × 9/2 इज इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 5 45/2, तो ये होगा 22.5। इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में 15 देके रखा है, लेकिन 15 आंसर नहीं है करेक्ट, 22.5 करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से इसको करना है, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, टेक दी स्नैपशॉट। फिर हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन। आइए अब 13th क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन। यहां देके रखा है इन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर डी ई एफ जी। ये जो डी ई एफ जी वर्टाइसेस जो है दे आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी की साइड्स के ऊपर ये स्क्वायर की वर्टाइसेस है, मतलब ये स्क्वायर है तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, और एक क्या हो गया कि ये सभी एंगल क्या हो गए, दे आर राइट एंगल्स। अब इसमें हमें क्या देके रखा है, इसमें हमें देके रखा है कि ये जो बीएसी जो एंगल है ये राइट एंगल है। ओके, और हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डीई स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू एसी। डीई स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू एसी। अब देखिए यहां कोई ऐसा कनेक्शन मिल नहीं रहा है, देर इज नो सच कनेक्शन। बीडी इज इक्वल टू ईसी है, सॉरी मैंने एसी लिख दिया, उसको ईसी लिख लीजिए। देखिए बीडी इंटू ईसी, अब इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल इसका स्क्वायर है। अभी यहां पर हमें हिंट देके रखिए, हिंट देखिए क्या कहता है वो कहता है कि ट्राइंगल जीबीडी और ट्राइंगल सीईएफ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दो। अब सबसे पहली बात तो अगर आपको इन दो को सिमिलर दिखाना है तो यहां सिमिलर कैसे दिखाएंगे आप, इनमें तो एक ही एंगल है, इनमें तो एक ही एंगल है सिमिलर, मतलब 90-90 देखिए, ये 90 ये 90, दूसरा कौन सा बताएंगे आप। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर का ट्राइंगल है एजीएफ, इसको इससे सिमिलर बताना पड़ेगा और इसको इससे सिमिलर बताना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों को सिमिलर लिखोगे और तब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को एक दूसरे के अपॉन में लिखोगे। मैंने यहां पर रफ दो ट्राइंगल बना के रखे हैं, जब हम इसको साथ में बोलेंगे तब। ओके, तो सबसे पहले अब यहां लिखिए, मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां प्रूफ या सॉल्यूशन लिखिए, मैं लिखता हूं प्रूफ। मैंने आपको क्या बताया कि पहले इन दोनों को सिमिलर बताइए, फिर इन दोनों को सिमिलर बताइए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सिमिलर बताने के लिए, देखो दो एक एक एंगल तो राइट एंगल है और एक ये एंगल इक्वल आ जाएगा, ये एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। क्यों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा क्योंकि ये जो साइड्स हैं दे आर दी साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो पहले हम इनको पैरेलल दिखाएं, उसके बाद में हम अगली स्टेप में जाएंगे। ओके, और तब हम जाके ये करेंगे। तो यहां लिखिए पहले क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ओके, तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो GF पैरेलल टू DE, इसका मतलब क्या होगा, GF जो होगा वो पैरेलल होगा BC के, GF जो होगा पैरेलल होगा BC के। ओके, तो क्या होगा, अब देखिए ये पैरेलल लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब हमें पहला पेयर लेना है ट्राइंगल्स का, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना है। ओके, तो कौन कौन से दो ट्राइंगल है उनके नाम लिख लीजिए। इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल DBG, देखिए AGF और DBG। अब देखिए DBG लिखा है और AGF में थोड़ा जमाने के लिए मैंने देखे दो रफ फिगर यहां बना के रखे, तो मैं काम करता हूं, लिख लेता हूं
ए जी एफ, देखिए डी बी जी ए जी एफ। अब ये कैसा एक जैसे लग रहे हैं दोनों, मैंने इसको यहां बना दिया, ये राइट एंगल बन गया। एक और बात, ये जीप का जो एंगल है ये वाला एंगल और ये बी का एंगल इक्वल है, देखिए दो एंगल इक्वल आ गए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं पहले एंगल एजीएफ, पहले लिखा तो ए जी एफ, एंगल ए जी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एजीएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू डीबीजी, डीबीजी वाई दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि जीएफ जो है वो पैरेलल है बीसी के, ओके, एंड इट इज मेड बाय द ट्रांसवर्सल जीबी। आगे आते हैं, अब ये एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा एंगल तो ऑलरेडी देके रखा, देखो ये 90 है ये भी 90 है, मतलब एंगल बीडीजी सॉरी बीडीएफ, एंगल बीडीएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू जीएएफ, इज कॉन्ग्रुएंट टू जीएफ। ये क्या है, बोथ आर 90 डिग्री। तो फिर क्या होगा, फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल एजीएफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीबीजी, ओके, ये हो गया। आगे हम आते हैं, अब हमने इन दोनों को सिमिलर दिखा दिया, ठीक है। अब हमको इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। कौन से दो हैं वो, उनके नाम हम लिख लें पहले यहां पर। लेट मी इरेज दिस, यहां ऊपर जगह है, ऊपर से ही करते हैं नीचे, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हाँ यही लिखते हैं ऊपर। इन ट्राइंगल एजीएफ एंड ट्राइंगल ईएफसी, एंड ट्राइंगल ईएफसी, देखिए ईएफसी और एजीएफ। अब देखिए मैंने यहां लिख लिया एजीएफ, ओके, और ईएफसी। देखिए लिखते समय आपको ऐसा लिखना है, मैंने यहां भी जो बनाया था मुझसे वो मैंने इसको इरेज कर दिया। यहां राइट था तो यहां पर राइट है, यहां भी राइट है, ये राइट एंगल है तो यहां ये राइट एंगल है, ओके, और ये एंगल यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट होगा इससे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम इन दोनों को भी सिमिलर दिखा देंगे। मैंने क्या कहा था, पहले इन दोनों को सिमिलर दिखाओ, फिर इन दोनों को सिमिलर दिखाओ, बाद में हम इन दोनों को सिमिलर दिखा देंगे, ठीक है। इसको नंबर, एक काम करो, इसको नंबर दे दो 2। चलिए, एजीएफ और ईएफजी में ये एंगल ए, मतलब एंगल जीएएफ इज कॉन्ग्रुएंट, जीएएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एफईसी, वाई बोथ आर 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 के हैं। और दूसरा अगला वाला क्या है, ये एंगल दैट इज एएफसी, एएफसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफसीई। ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ओके, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय एसी, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया, इसका रीजन थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब ये फिर से दो एंगल इक्वल आ गए, तो यहां हम लिख लें फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। क्या होगा, ट्राइंगल एजीएफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईएफसी, ओके। देखिए एजीएफ जो है वो डीबीजी के सिमिलर आ गया और एजीएफ ईएफसी के सिमिलर आ गया। इसको दे दीजिए 4, ओके। यहां लिखिए, मैं इसको रेज कर देता हूं। फ्रॉम 2 and 3, अब देखिए यहां पर भी एजीएफ है, यहां पर भी एजीएफ है, मैं इन दोनों को सिमिलर लिख देता हूं, दैट इज ट्राइंगल डीबीजी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईएफसी। अब अगर ये दो ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है, लेकिन ये सिमिलर तो हमने बता दिए, तो थोड़ा रफ के लिए काम करते हैं, हम यहां पर दो ट्राइंगल बना लेते हैं, उनके नाम दे देते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं डीबीजी, डीबीजी, डी राइट एंगल है, सॉरी, तो डी यहां ले लीजिए, डी बी जी और ईएफसी, ये ई, ये एफ, ये सी। अब देखिए हमें जो साइड्स लिखना है, हमें जो साइड्स लिखना है हम उसको लिख लें, ठीक है।
अब इसमें देखिए, मैं अगर ऐसा लिखूं कि बी डी अपॉन ई एफ, ओके, देखिए क्या होगा, ये होगा बी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी जी अपॉन ई सी। देखिए बी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी जी अपॉन ई सी। ये दो साइड मैंने लिख ली, काय में, दोनों एक दूसरे के सेम रेशियो में होगी, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड भी हम लिख सकते हैं। मैंने दो को ही लिखा है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहां पर मैंने इन दोनों को ही क्यों लिखा। मैं अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ए सी मिल जाएगा। इसके लिए मैंने दो ही लिखे। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये मिल रहा है। अब बचते क्या है, ये दोनों बचते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। दैट इज बी डी इंटू ई सी इज इक्वल टू डी जी इंटू ई एफ। डी जी इंटू ई एफ को इधर लिख लीजिए, डी जी इंटू ई एफ इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। अब देखिए यहां पर डी जी ये है, ई एफ ये है, तो ये जो है ये चारों साइड आपस में इक्वल है या नहीं है, 1 2 3 4। हमें यहां पर सेम सेम लिखना है, हमें यहां पर डीई स्क्वायर लाना है। मुझे बताइए डीजी जो है वो डीई के इक्वल है या नहीं, बिल्कुल है, तो यहां डीई लिखिए। और ईएफ भी डीई के इक्वल है, फिर से डीई लिखिए, तो बी डी इंटू ई सी, तो ये हो गया, सॉरी, डीई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। बस इस तरह से इसको करना है। थोड़ा सा अरेंजमेंट है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से ये आपका प्रैक्टिस सेट था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा बड़ा बना है वीडियो, पर क्या कर सकते हैं, हमारे जब प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चन देके रखे हैं, प्रॉब्लम सेट में इतने क्वेश्चन देके रखे हैं, तो हमें वो सब करना पड़ता है। ओके, मैं सोच रहा था पहले कि इसके 2 पार्ट्स करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक पार्ट ज्यादा बेटर है। आप एक पार्ट में आराम से सब देख लीजिए। तो इस तरह से इसको करना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पवन वाग एकेडमी। धन्यवाद।